नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। मोदी कैबिनेट ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि ये पॉलिसी लॉजिस्टिक सेवाओं में ज्यादा कुशलता के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म और मानकीकरण, निगरानी ढांचे और कौशल विकास के लिए होगी। साथ ही उन्होंने ये बताया है कि कैबिनेट ने सेमी कंडक्टर और डिस्प्लेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए किया जाएगा और कार्यक्रम में संशोधन की मंजूरी दी गई है और प्रौद्योगिक नूडल्स के साथ मिश्रित अर्धचल और पैकेजिंग के साथ अन्य अर्धचालक की सुविधाओं के लिए भी सेमी कंडक्टर फेब के लिए 50% का प्रोत्साहन दिया है। तो वहीं पर प्रदेश के मंत्री मूलचंद शर्मा ने कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया और मूलचंद शर्मा ने कहा कि विभाग को आईटीआई की गुणवत्ता को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए और इसी को लेकर जरूरी है कि प्रदेश के आईटीआई को लगातार अपग्रेड किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को औद्योगिक मांग के मुताबिक अपग्रेड किया जाना चाहिए और साथ ही साथ आईटीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होना चाहिए और आईटीआई में स्किल पर भी काम करते हुए छात्रों को विदेशों के मुताबिक स्किल डेवलप की जानी चाहिए। और उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल यह आश्वासन दे चुके हैं कि विभाग स्किल डेवलपमेंट पर प्राथमिकता से कार्य करता हुआ नजर आएगा और इस पूरे मामले पर हर संभव मदद की जाएगी। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जनता कैंप लगाया है और अंबाला कैंट के लोगों की शिकायतें सुनते हुए नजर आए। इस दौरान विज ने सख्त तेवर दिखाते हुए पैसे मांगने वाले पर बिजली विभाग के एक जेई को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए और जनता कैंप में एक युवती ने पुलिस पर पैसे मांगने और आधी रात को घर में घुसने की शिकायत दर्ज करवाई। इसी दौरान युवती ने गृह मंत्री के समक्ष एक कॉल रिकॉर्डिंग भी पेश की और इसमें पुलिस वाला 5,000 रुपए की रिश्वत मांगता हुआ नजर आ रहा। गृह मंत्री अनिल विज ने इस पूरे मामले को लेकर एडीजीपी को जांच करने के आदेश दे दिए हैं। ऐसा है, अब एक चौटाला जी जिस एटमॉस्फेयर में रहे हैं और रहते हैं उनको तो चारों तरफ वही नजर आता है। वो कहते हैं ना कि सावन का अंधा को सब जगह है, सबको सब जगह हरा ही हरा नजर आता है। अब उन्होंने दुनिया देखी ही ऐसी है, उनको तो वैसे ही नजर आएगी। देखिए, जो रिपोर्टें आती हैं उसकी कार्रवाई भी होती है। ये हुड्डा साहब को पता होना चाहिए, रह चुके हैं कई बार। जब सीएजी की, जहां एजी की कोई भी रिपोर्ट आएगी तो उसकी कार्रवाई भी होगी। अब मुझे मालूम नहीं है कि आई या नहीं आई, क्योंकि हुड्डा साहब माहिर हैं झूठे बयान देने में। प्रदेश में गृह मंत्री अनिल विज ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री पर जमकर कटाक्ष किया है और ये कहा कि आप पार्टी तो बनी ही पीने और पिलाने के लिए है। अब ये देखो, दिल्ली में जांच चल रही, पंजाब में जगह जगह ठेके खुले हुए हैं और वहीं पर उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को प्लेन से नीचे उतारे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी और ये कहा इस आदमी ने तो पूरे विश्व में भारत की छवि को ही खराब किया है। अधिकारी देखिए, ये जो आप पार्टी है ये तो बनी ही पीने और पिलाने के लिए है। अब देखो, इनका दिल्ली में जांच चल रही है, पंजाब में भी शराब के जगह जगह इन्होंने ठेके खोले हैं, जांच हो रही है। और इस आदमी ने तो हिंदुस्तान की छवि को विश्व स्तर पर खराब कर दिया। चलो, प्रदर्शन कोई भी करे, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है, सच्चे मुद्दे पे करे चाहे झूठे मुद्दे पर करे, सबको अधिकार है। आजादी मिली हुई है 1947 से। परंतु हमारी सरकार जो कर रही है,
लोगों के भले के लिए कर रही है और लोगों की जरूरत के मुताबिक ही कर रही है। तो वहीं पर दिल्ली में सिरसा से लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी प्रभारी विप्लव देब से मुलाकात की है और इस शिष्टाचार भेंट में देश और प्रदेश के विषयों के ऊपर चर्चा भी की गई। इस दौरान उनके साथ संगठन से संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। खबर सोनीपत से आ रही है, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह ने अपने 3 दिन के सोनीपत के दौरे को आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। ग्राउंड जीरो पर विकास होते देख वह संतुष्ट नजर आए हैं और राज्य मंत्री इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भी नजर आए और कहा कि उनके सफल नेतृत्व हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर विकास होता हुआ नजर आ रहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 2024 में होने वाली चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। नहीं, ऑप्शन नहीं। पीएम बीजेपी है। पीएम बीजेपी ही एक ऐसी सशक्त योजना है जिस योजना के माध्यम से हम गरीब से गरीब व्यक्ति का की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं। वो चाहे अपना कोई भी धंधा लगा सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें अभी कानून में बदलाव हुआ है। विशेष रूप से उसमें अभी तक जो सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए मिलते थे और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख रुपए, उसमें बदलाव करके 10 की जगह 20 लाख रुपए सर्विस सेक्टर के लिए किए और 25 की जगह 50 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वहीं पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने फतेहाबाद का दौरा किया है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने चुनावी वादों में जो बातें कही थी उनमें से 70% बातें 3 सालों के अंदर पूरी करते हुए वो दिखाई दिए। बुजुर्गों की लगातार कट रही पेंशन पर बोलते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जिन लापरवाह अधिकारियों की वजह से बुजुर्गों की पेंशन कटी हुई थी उन्हें दोबारा से बहाल किया जाए और ब्याज सहित उनका हक जो है वो दिया जाना चाहिए और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का विभाजन होना तय है और हुड्डा सब लोगों को निकालकर खुद भी निकल जाएंगे। आपको जाएगा तो जाएगा, क्या करें? पेंशन को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। पेंशन मैंने कहा कि किसी की कटी है तो हमें बताओ, हम उसकी ठीक कराएंगे। कई बार सिस्टम की वजह से कट रही है, हम गलती मानते हैं उसकी, मगर उसको हम ठीक भी हम ही कराएंगे। कांग्रेस का संगठन बनाने उससे पहले विवाद हो रहा है। कांग्रेस तो विभाजन हो जाएगा कांग्रेस का, हुड्डा जी सबको निकालकर खुद भी छोड़ जाएंगे। तो कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी पेंशन कटी है, अधिकारियों की गलती ऐसे गलत जिनकी हुई है सरकार उनको कार्रवाई करे, मगर मैं ये कहता हूं कि उनकी पेंशन जिनकी कटी उनको उनकी बन जाए और ब्याज समेत सूद समेत उनको जो खोया हुआ उनका मान सम्मान। फरीदाबाद में स्थायी प्रशासन बारिश से निपटने की कितने ही दावे क्यों न करे, लेकिन कुछ देर की बारिश से ही प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में एक ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें यह साफ कर दिया है कि अगर प्रशासन अब भी कोई सबक नहीं लेता है तो शायद कभी भी सबक लेता हुआ नजर नहीं आएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट, आखिर क्या है पूरा मामला। बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, पानी में फंसी स्कूल बस, गहरी नींद में सोता रहा प्रशासन, पुलिस ने किया रेस्क्यू, घंटों बस में फंसे रहे बच्चे। फरीदाबाद में स्थानीय प्रशासन ने हर साल की तरह इस साल भी बारिश से निपटने के लिए पूरे इंतजाम करने के दावे किए थे, लेकिन महज कुछ देर हुई बारिश ने स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। फरीदाबाद के एनएचपीसी चौक के रेलवे अंडरपास में फंसी ये स्कूल बस स्थानीय प्रशासन के दावों की जमीनी हकीकत बयां कर रही है। फरीदाबाद में हुई थोड़ी सी बारिश से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से एनएचपीसी चौक का रेलवे अंडरपास तालाब में तब्दील हो गया और यहां स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही एक बस फंस गई। हैरानी की बात तो ये रही कि स्कूली बच्चों की बस तालाब में तब्दील हो गई, सड़क पे करीब 1.5 घंटे तक फंसी रही, लेकिन इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन जान बना रहा और करीब करीब पानी में पूरी तरह से डूब चुकी स्कूल बस में मासूम बच्चे करीब 1.5 घंटे तक डरे सहमे मदद की गुहार लगाते रहे।
बच्चों के समय से घर न पहुंचने पर अभिभावकों ने खुद बस रूट में निकलकर बच्चों की तलाश की और तब कहीं जाकर अभिभावकों को अपने बच्चों का पता लग पाया। इस मामले में स्कूल बस के ड्राइवर की भी लापरवाही सामने आई है। अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों के समय पर घर न पहुंचने पर उन्होंने कई बार ड्राइवर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने कॉल रिसीव नहीं की। इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फोन कर रहा हूँ और वो लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट के आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये। हालांकि बच्चों से भरी स्कूल बस के पानी में फंसने की सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस कर्मचारियों ने रेस्क्यू कर पानी में फंसी स्कूल बस से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर अभिभावकों को सौंपा और स्कूल बस को निकालने के लिए क्रेन को बुलाया गया। ये सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रचना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। सूचना पर हमारे टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया। स्कूल की दूसरी बस मंगाकर उसको शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास है। फरीदाबाद में बरसात के पानी के वाहन फंसने की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन ने बरसात में जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए और ऐसा लगता है कि शायद स्थानीय प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में स्कूल बस के ड्राइवर की भी लापरवाही सामने आई है, जिसने इस मामले में अभिभावकों को भी सूचित करना मुनासिब नहीं समझा। महज कुछ देर हुई बारिश ने फरीदाबाद के स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी, लेकिन देखना होगा कि क्या इन घटनाओं से सबक लेकर प्रशासन सच में पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर महज जुमलेबाजी कर अपनी पीठ थपथपाता रहेगा। जरूरत इस बात की है कि बरसात में होने वाले पानी के जमाव की निकासी को लेकर ठोस कदम उठाए जाएं और महज खोखले दावे कर गहरी नींद में सोने वाले लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हर खबर के लिए फरीदाबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर मनोहर सरकार काफी सख्त है और भ्रष्टाचारियों के लिए काल बनती हुई नजर आई। आपको बताएं, जिला प्रशासनिक अधिकारी भी सरकार के साथ देते हुए नजर आ रहे हैं और अपराध पर लगाम लगाते दिखाई दे रहे हैं। 3 तस्वीरें ये आपके सामने हैं। पहली तस्वीर अंबाला की है, जहां पर विजिलेंस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर अकाउंटेंट को 500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। और ये दूसरी तस्वीर पानीपत की है और तीसरी तस्वीर जो है वो पुंडरी की है, जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर लगातार जो गवर्नमेंट है वो प्रयास से कर रही है। कोई भी भ्रष्टाचार जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार लगातार अपना सख्त एक्शन दिखाती दिखाई दे रही है। अंबाला हो, पानीपत हो, पुंडरी हो, तमाम जिले जो हैं वो इस बात का अब गवाह बनते हुए नजर आ रहे हैं कि रिश्वतखोर जितने भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ लगातार विजिलेंस की टीम, प्रशासनिक अधिकारी और जो गवर्नमेंट है वो सख्त एक्शन लेती नजर आ रही है। फर्म का मालिक था कोई, इन्वर्टर बैटरी वगैरह के बिल थे इसके पेंडिंग। उन बिलों की उस एवरेज में 500 रुपये, 18,000 के बिल पेंडिंग थे, उनकी उसमें 500 रुपये रिश्वत मांग रहा था। ये है फर्स्ट बटालियन HAP के ऑफिस से। ये है हरियाणा हाउसिंग कॉर्पोरेशन का, और हरियाणा हाउसिंग कॉर्पोरेशन के बिल। अपने DRO ऑफिस में पटवारी हैं मिस्टर संदीप कुमार, जिनको इनके डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे थे, फाइल तैयार करनी थी, जिसके एवज में वो कंप्लेनेंट से 45,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे। इससे परेशान होकर कंप्लेनेंट आज हमारे पास आए। कंप्लेनेंट ने हमें कंप्लेंट दी कि ऐसे ऐसे पटवारी हैं और वो मेरे से 45,000 की रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं, जिस पर हमने अपने उच्च अधिकारियों से बात करके रेडिंग पार्टी तैयार की। DC साहब से अपने विटनेस के तौर पे हमने राजपत्रित अधिकारी को लिया, छाया गवाह को साथ में लिया और टीम तैयार करके हमने आज रेड की, जिसपे रेड हैंडेड इनसे 45,000 रुपीज बरामद हुए। इनके ऑफिस से ही मिनी सेक्रेट के अंदर, इनका फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है, ऑफिस के अंदर से ही हमने इनको गिरफ्तार
राजेंद्र सिंह किसान है नैने का, इसका ट्रांसफार्मर फूक गया था, नया ट्रांसफार्मर रखवाना था, उसकी एवज में दिनेश कुमार 1500 रुपए की मांग कर रहा था। 1500 रुपए देकर तो रेड एंड गिरफ्तार किया। तो वहीं पर बेक्यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमान सिंह की अध्यक्षता के अंदर भारतीय किसान यूनियन चड़ौनी के 5 जिलों की बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक में धान की खरीद तुरंत शुरू करने और सरकार के प्रति एकड़ 22 क्विंटल धान की सरकारी खरीद करने पर चर्चा की गई। और बैठक के अंदर गुरमान सिंह चड़ौनी ने कहा है कि सरकार प्रतिवर्ष किसानों की धान खरीदना प्रति एकड़ के हिसाब से कम कर रही है और ये गलत है। उन्होंने ये आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार शैलरूप पर सख्ती जो है वो बरतती हुई नजर आ रही है, की वजह से भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता दिखाई दे रहा है। बैठक में फैसला लिया गया है कि अगर सरकार 22 सितंबर तक धान की खरीदारी शुरू नहीं करती है तो बेक्यू कार्यकर्ताओं और किसान मिलकर जीटी रोड पर जाम करते हुए नजर आएंगे। और बैठक में किसानों से सरकार से उनकी 2 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द मानने की अपील भी की गई है। सरकार को चेतावनी दी है कि या तो कल शाम तक खरीद आ जाए पूरे हरियाणा में, और वरना परसों को 10 बजे हम जो शहीद उधम सिंह स्मारक है बरौदा चौक पे, वहाँ पे इकट्ठे होंगे और सीधा जीटी रोड जाम करेंगे। इस तरह से 2 मांगे हैं कि एक 22 क्विंटल की जो खरीद है किले की, वो हमें किसी हाल बर्दाश्त नहीं है, हमारी 35 क्विंटल की, तो कम से कम 30 क्विंटल एकड़ की खरीद हुई। और वो करनाल के अंदर नई अनाज मंडी में प्रदेश भर से हजारों आढ़तियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप दिया है और साथ ही आढ़तियों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन पर चले जाएंगे। और आपको बताएं कि पिछले 2 दिन से प्रदेश भर की मंडियों में आढ़तियों की मांगों को लेकर हड़ताल जारी है, जिसको लेकर मंडी में धान की खरीद कम होती हुई नजर आ रही है और उसका काम 3 दिन से भी बंद पड़ा हुआ है। इससे किसानों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हमारी 3 एम की मांग थी, जो आरबीओ ने कम की, हमारी 2.5% में कम की है, वो थी। जो ये पेमेंट कर रहे हैं, हमने बोला था कि ऑप्शनल पेमेंट की जाए, हमें और किसानों को पुष्टि की जाए, और इसकी मांग थी, ये मांग थी। बस ये तो एक मजबूरी है कि सरकार जो है पिछले 6 साल से हमें लगातार जो है आढ़तियों को परेशान कर रही है। अभी जो है इन्होंने 23/8 को एक लेटर निकाला जिसके तहत इन्होंने ई-नेम लागू करने का फैसला किया। ई-नेम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी लागू नहीं हो सकती, और हमने बार बार उसको चैलेंज किया भाई जो चीज़ लागू नहीं हो सकती वो बारीक नहीं है, तो उसको लागू करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ऐसा है जी, जो हरियाणा और सेंट्रल सरकार की जो नीतियां हैं, ये आढ़तियों को अब युद्ध खत्म करने के लिए बन रही हैं, और सारे आढ़ती अब एकजुट हो रहे हैं। सरकार ये समझ नहीं, हमें बिचौलिया बता रही है। यदि ये काम बंद होता है तो 4 लाख लोग के करीब हरियाणा में बेरोजगार हो। तो वहीं पर अंबाला में काले बादल छाने के साथ ही तेज बारिश होती हुई नजर आई है और इससे मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ दिखाई दिया। लोगों को गर्मी से राहत दी गई है और दूसरी तरफ बारिश ने किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। किसानों की धान की फसल जो है वो पककर तैयार है और मंडियों में भी धान भरपूर मात्रा में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब किसानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है और बारिश की वजह से अंबाला में कई जगहों पर जलभराव जैसी स्थितियां भी पैदा हो गई हैं। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और इसकी गिरफ्त में अपराधी नहीं बचते, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कानून के हाथ लंबे होने के बावजूद भी अभी तक खाली क्यों है। रिपोर्ट देखिए और मामले को समझिए। पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल, पकड़ से बाहर दुष्कर्म और हत्या के आरोपी, मासूम को बनाया था हवस का शिकार। हम और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, जिसकी गिरफ्त से अपराधी नहीं बचते, लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन घटी घटना को 1.25 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। बता दें कि फरीदाबाद के आजाद नगर रेलवे ट्रैक के पास रक्षाबंधन वाले दिन एक 11 साल की मासूम से बलात्कार के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की और आरोपियों की जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा भी की।
लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। बिल्कुल, हम इसीलिए आज यहाँ धरना करने पर, प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए हैं। पिछले 11 तारीख को रक्षाबंधन वाले दिन एक 11 वर्षीय बच्ची जो दलित परिवार की थी, उसका बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई और आज 1.25 महीना बीत जाने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग हरियाणा पुलिस को नहीं मिला है। अब इस मामले का विरोध करने के लिए हरियाणा सरकार ने पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौर अपने समर्थकों के साथ बल्लभगढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं साथ साथ उन्होंने हरियाणा के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस की कार्रवाई अगर चल रही होती तो आरोपियों की पहचान जरूर हो पाती, क्योंकि आसपास कई लोगों ने, मेरी भी बात हुई है वहाँ पे उसकी मदद से, कि उसने भी आरोपियों की पहचान की है और पुलिस को बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं से पुलिस की मिलीभगत है। अब इसमें कौन लोग शामिल हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस की मिलीभगत, अगर पुलिस की मंशा होती, पुलिस कार्रवाई कर रही होती तो अभी तक आरोपी पकड़े गए होते। तो वहीं वरुण ने कहा कि अगर सरकार और पुलिस प्रशासन ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो उनका ये प्रदर्शन आगे भी लगातार जारी रहेगा, क्योंकि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी तब तक उस मासूम बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वहीं बल्लभगढ़ के एसडीएम का कहना है कि ये घटना बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। इसमें जो भी आरोपी है उनको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। बाकायदा पुलिस ने आरोपियों की पहचान बताने वाले को इनाम देने की बात भी कही और जल्द ही पुलिस कोई अहम सबूत जुटाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करेगी। मेरे संज्ञान में मामला आया है, मैं निजी तौर पर इसको देखूंगा और कोशिश पूरी करेंगे कि जल्द से जल्द उन हत्यारों को, दोषियों को पकड़ा जाए, उनको सलाखों के पीछे धकेला जाए। पुलिस प्रशासन भले ही आरोपियों को पकड़ने के लाख दावे कर ले, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक कोई अहम सबूत जुटाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करती है। हर खबर के लिए फरीदाबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।